जी, कोरिलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने कोरिलेशन के बाद हमने रिग्रेशन जो है परफॉर्म करनी है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंस वेरिएबल है जो हमने मॉडल बनाया हुआ था, उनमें से कौन-कौन से वेरिएबल है जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लेके आते हैं। जिनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, उनको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब रिग्रेशन में हमारे पास जब पुट करना हो तो हम जाएँगे एनालाइज़ में, देन रिग्रेशन में, और रिग्रेशन में हमारे पास बहुत सारी रिग्रेशन की टाइप्स हैं। हर फील्ड जो है वो अपने डिफरेंट वे से इसको यूज कर रही होती है। तो हम जो नॉर्मली जो स्केल आइटम्स होते हैं उनके लिए आपने जब रिग्रेशन यूज करनी है तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो आप यूज करेंगे। लीनियर में हम जाएंगे क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर वो होता है जो कि फर्स्ट स्टेज पे उनका आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आपको सेकंड स्टेज पे जो है वो वेरिएबल्स को नहीं लेके जाना पड़ता, तो हम फर्स्ट स्टेज पे ही उनके दरमियान कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे कि आपने ना तो अंडर रूट डाटा का लेना है, ना आपने स्केयर लेना है, ना ही आपने कोई और सेकंड जो है वो कन्वर्जन करनी है, तो रॉ डाटा पे ही आप इसको यूज करेंगे, तो इसलिए लीनियर रिलेशनशिप हम टेस्ट करने जा रहे हैं। वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा तो तब ही आप जो है रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है रिग्रेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि आपका लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। सेकेंडली आपके रिग्रेशन की ये भी कंडीशन है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपके स्पेसिफिकली डिपेंडेंट वेरिएबल और अदर वेरिएबल, ये स्केल पे मेजर हुए हों। अगर ये स्केल पे मेजर नहीं है तो इनको भी हम जो है यूज नहीं कर सकते एज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल या स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस है, मैं इसको यहाँ डिपेंडेंट पुट करूंगा, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट में जो है इनोवेटिव टीचिंग मेथड अभी जस्ट वन को मैं पुट करूंगा। अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पर डिपेंडेंट जस्ट वन पुट करने की ऑप्शन है। इंडिपेंडेंट जो है ये टू या मोर देन टू भी पुट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी लिखा हुआ है टर्म साथ। अगर आपको रिग्रेशन की जो है वो इक्वेशन आपने पढ़ी होगी यकीनन बहुत सी जगह पर, कि आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है उसमें हम लिख रहे होते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म। तो इसमें जो y है ये हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और bx जो है x जो है ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, और e जो है ये हमारा एरर है मॉडल में। अब bx अगर आपके पास इंडिपेंडेंट ज्यादा है तो फिर आप bx1 प्लस bx2 जो सेकंड इंडिपेंडेंट होगा, प्लस जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है nth नंबर, वो सारे के सारे जो है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में आप y प्लस वाई वन जो है ये नहीं कर सकते, कि आप ये कहें कि मेरे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है फिर दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी, तीसरा वेरिएबल भी। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास y1 वेरिएबल है तो फिर आपके लिए सेकंड इक्वेशन उसके लिए सेपरेट बनानी पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पर वन डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो फिर मेरा यहाँ पर जो है वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जस्ट वन इक्वेशन जो है वो बनेगी, और ये फोर आईवीज हो जाएंगे, वन डिपेंडेंट जो है इम्पैक्ट बनेगा। तो y इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास डिपेंडेंट टू वेरिएबल्स होते तो फिर मेरे पास टू सेपरेट इक्वेशंस बनती रिग्रेशन के लिए, क्योंकि रिग्रेशन जो है वो वन टाइम आप टेस्ट नहीं कर सकते अगर टू आपके डिपेंडेंट्स वेरिएबल हों। एसपीएसएस में आप एमास में या अदर सॉफ्टवेयर जो हैं कुछ ग्राफिकली जो प्रेजेंट करते हैं उनमें आप पुट कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी वो सेपरेटली ही उनको कैलकुलेट करके देगा। अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, जस्ट मैं वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो है इसको रन करने जा रहा हूँ। ऑप्शंस बहुत हैं रिग्रेशन में, अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में जो है वो फिर मैं कुछ ऑप्शंस भी सिलेक्ट करके आपको बताऊंगा। अब जो ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरे पास रिजल्ट्स रिग्रेशन के जो आएंगे थ्री टेबल्स आते हैं आपके पास हमेशा। मॉडल समरी, अनोवा एंड कोफिशिएंट, ये थ्री जो है टेबल्स हैं जो कि शो करते हैं। अब ये फर्स्ट टू जो टेबल्स हैं ये मेरे मॉडल से रिलेटेड हैं, और थर्ड टेबल जो है वो कोफिशिएंट से रिलेटेड है। मॉडल क्या है और कोफिशिएंट क्या है मैं आपको बताता हूँ।
अगर आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास जो थ्री वन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी बेस पे मैंने रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये मेरा मॉडल है जिसको मैं कहूँगा कि 1 IB 1 DB। अगर इस मॉडल की ओवरऑल पोजीशन देखनी हो कि ये ओवरऑल जो मैंने IB और DB सेलेक्ट किए हैं ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो इसके लिए जो मैं रिग्रेशन में टेस्ट चेक करूंगा वो देखूंगा कि मॉडल समरी क्या दी है और अनोवा के रिजल्ट्स क्या दिए हैं। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये एरो जो शो करता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, तो उस सिचुएशन में फिर मैं जो अपने अपना जो टेबल रिग्रेशन से देखूंगा वो कोफिशिएंट का टेबल होगा। कोफिशिएंट का टेबल जो है वो इनके दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। मॉडल समरी और अनोवा जो है वो ओवरऑल मॉडल को एक्सप्लेन करता है। तो हमारे पास थ्री जो टेबल्स आउटपुट से आए हैं, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट मॉडल समरी है, सेकंड अनोवा है और थर्ड कोफिशिएंट है। तो मॉडल समरी में अगर देखें तो मॉडल को ओवरऑल एक्सप्लेन किया है, अनोवा में भी कोफिशिएंट में उनके दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया होगा। अभी वन बाय वन में तीनों टेबल्स में कुछ वैल्यूज जो कि जरूरी होती हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट मॉडल समरी में हमारे पास आर है। ये जो आर की वैल्यू है दिस इज 0.322। अगर आपको याद हो कोरिलेशन जब हमने रन की थी तो कोरिलेशन में भी इन टू वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कितना था, 0.322। मीन के इस वेरिएबल का इस वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो 0.322 है। ये आर जो शो करता है, ये आर शो कर रहा है कि इतने परसेंट जो है इसका रिलेशनशिप इस दूसरे वेरिएबल के साथ है। तो ये आर जो मॉडल समरी में है ये कोरिलेशन को शो करता है। देन आर स्केयर, इसी आर का स्केयर लेते हैं। इस आर को आप अगर स्केयर लेंगे तो आर स्केयर की वैल्यू बन जाएगी। आर स्केयर जो है ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये आपको शो करता है कि जो आपका मॉडल है वो फिट कितना है। यहाँ पर आर स्केयर की जो वैल्यू है वो 0 to 1 हो सकती है, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1। तो अप्रोचिंग टू 1 इज द बेस्ट। हम कहते हैं कि आर स्केयर जो है वो 1 के करीब जितना होगा उतना बेटर है, गुड है। 0 के करीब जितना होगा वो पुअर मॉडल फिटनेस जो कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पर फिर फील्ड टू फील्ड में भी चेंजेस आती हैं। फाइनेंस में हमारा आर स्केयर 0.95 96 90 आओ तो बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं बहुत अच्छा आर स्केयर है, आता भी है। लेकिन अगर प्राइमरी डाटा में 0.9 से अबव आर स्केयर आ जाए तो वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजन होती है कि ये आर स्केयर इतना ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि प्राइमरी डाटा में इतना ज़्यादा आर स्केयर नहीं होता अनलेस कि आपने खुद उसको इंक्रीज ना किया हो। नॉर्मली आर स्केयर जो है वो 60-70% तक ओके है, लेकिन उससे ज़्यादा आर स्केयर हो तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बनता है। एडजस्टेड आर स्केयर जो है ये इस आर स्केयर में ही एडजस्टमेंट्स एरर की एडजस्टमेंट के बाद वो बताता है। अगर आर स्केयर सिंपल 10.3% था तो एडजस्टेड आर स्केयर जो है वो 9.6% है। एडजस्टेड आर स्केयर और आर स्केयर के बारे में दोनों में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये 10% है आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर जो है वो आपका लेट्स सपोज 2% 3% है वो आ रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके दरमियान एग्जिस्ट करे तो इट मीन्स कि आपके जो आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर में डिफरेंस आने की वजह से रीजन यही है कि आपके फिर मॉडल में एरर ज्यादा हैं, इसलिए एडजस्टेड आर स्केयर आपका बहुत लो हुआ है। तो मॉडल फिटनेस जो है जो वहां पर आपकी डिस्टर्ब होती है और आप देखेंगे कि फिर अनोवा का टेबल भी आपका इनसिग्निफिकेंट हो जाता है अगर आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो, क्योंकि वो आपकी मॉडल में एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्यादा। अनोवा के टेबल को अगर हम देखें जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को, तो इसमें ये जो बैक पे ये सारी की सारी एफ वैल्यू की कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पर हमें टू वैल्यूज देखनी होती है, एफ वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू। एफ वैल्यू जो है ये हमें शो करता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना फिट है। एफ वैल्यू नॉर्मली 3.96 से अबव हो तो हम कहते हैं कि मॉडल फिटनेस है, मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट होगा। 3.96 इसके लिए टर्म वैल्यू यूज की जाती है और सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से बिलो होगी
लेकिन एफ वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी अच्छी कंसिडर की जाती है। ये अभी 13 आ रही है, ये 1000 में भी जाती है। अगर आपका मॉडल बहुत अच्छा है तो मॉडल की फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसमें आपकी 1000 पे भी वैल्यू चली जाती है। कोई परेशान होने की बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों हो गई है। तो वैल्यू कम या ज़्यादा जो है वो आर एफ की हो सकती है, लेकिन 3.96 से बिलो होगी तो वहां पर आप देखेंगे कि वो आपका मॉडल जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर आपका मॉडल इनसिग्निफिकेंट है, जो आपने आईवी और डीवी सेलेक्ट किए हैं वो इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप उनके दरमियान एग्जिस्ट करता है, मॉडल शो करता है ओवरऑल के इनसिग्निफिकेंट है, तो फिर कोफिशिएंट को देखने की जरूरत ही नहीं है। कोफिशिएंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि ये मॉडल जो आपने सेलेक्ट किया है ये ठीक ही नहीं है, तो फिर आपको कोफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट भी यकीनन फिर इनसिग्निफिकेंट ही होगा। लेकिन अगर मॉडल ओके है तो फिर हम देखते हैं कि कोफिशिएंट में इनका रिलेशनशिप कैसा है। ये जो आईबी और डीबी सेलेक्ट किया है, इसका ये जो एरो के थ्रू रिलेशनशिप जा रहा है ये कैसा है। तो इस रिलेशनशिप को देखने के लिए फिर हम कोफिशिएंट को टेबल के देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो कांस्टेंट की वैल्यू भी है और दूसरा जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी है। तो हम पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू देखते हैं क्या है। अगर इसमें देखें कोफिशिएंट में भी हमारे पास टू टेबल्स हैं, टू पार्ट्स हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट। अनस्टैंडर्डाइज्ड जो होते हैं इसमें एरर टर्म भी साथ इंक्लूड होती है, स्टैंडर्ड एरर भी साथ शामिल होता है। स्टैंडर्डाइज में जो है वो एरर एडजस्ट होने के बाद की वैल्यू जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप एरर टर्म भी साथ एरर भी देना चाहते हैं या आप स्टैंडर्डाइज वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड का पॉइंट 352 जो है वो इम्पैक्ट है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एसपी पे, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पे 35.2% इम्पैक्ट बन रहा है अगर हम इस बीटा की वैल्यू से इसको एक्सप्लेन करें। स्पिन के अगर इनोवेटिव टीचिंग मेथड में 1% या 1 यूनिट इंक्रीज होगी तो 0.352 यूनिट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में इंक्रीज होंगी। यानी आपके इनोवेटिव टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट लाने से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। यहाँ पर हम साथ में टी वैल्यू के देखते हैं कि टी टेस्ट जो है वो वैल्यू क्या शो कर रहा है। टी वैल्यू शो कर रही है 3.735। टी वैल्यू जो है 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे, अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखें 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे, तो इसकी वैल्यू टी की वैल्यू प्लस माइनस 2.96 होनी चाहिए। यानी प्लस माइनस 2.96 से ग्रेटर होगी तो हम कहेंगे कि टी वैल्यू इज गुड। जो टेबल की वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड है और टेबल वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट जो है वो शो करती है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। और अगर टी वैल्यू 2.96 से ग्रेटर होगी तो ये सिग्निफिकेंट भी शो करेगा कि ये 0.05 से बिलो है, 0.000 शो कर रहा है हमें। इट मीन के हाईली रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इसको, बल्कि अगेन रिपीट करने से पहले मैं इसको अब सिंपल पहले जस्ट वन आईवी लिया है, अब मैं दोबारा जाऊंगा इसमें आईवी चेंज करूंगा, आईवी ऐड करूंगा। दोनों अगर आपने स्टैंडर्डाइज लिया है तो फिर तो एरर नहीं होगा, लेकिन अनस्टैंडर्डाइज लिया है तो फिर आप ब्रैकेट्स में स्मॉल पैरेंथेसिस आप देखेंगे उसमें लिखा होता है ये वैल्यू इटैलिक करके लिखी गई होती है। रिसर्च पेपर्स में या थीसिस में आप देखेंगे तो वो जो इटैलिक वैल्यू शो कर रही होती है और स्मॉल जो वैल्यू साथ लिखी होगी तो इट्स मीन के वो उसकी एरर की वैल्यू साथ दी गई है। ये आपकी रिपोर्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट कैसे करते हैं इसको। जी जी। जी जी। जी, ऐसे ही है। देखिए आज एक तो हाँ जी, वीक नहीं है, मॉडरेट लेवल, इसको हम क्या मॉडरेट है, 0.3 से भी अबव है, 0.2 से भी अबव है, मॉडरेट लेवल की है। तो आर स्केयर जो है वो 0.103 है।
आर स्क्वायर में ना जी जी, आपकी फील्ड एक्चुअली वही मैं बता रहा था कि आर में भी हर किसी जो डिसिप्लिन है उनमें कोरिलेशन की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, यानी हर कोई अपने वे से उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो नॉर्मली जो मैं यूज कर रहा होता हूँ वो 0.25 या 0.3 जो है उससे अबव हो तो उसको मॉडरेट कंसिडर करता हूँ। जी, क्योंकि मॉडल सिग्निफिकेंट, हाँ जी, मॉडल सिग्निफिकेंट इस पे शो कर रहे हैं। देन मैं एनालाइज करता हूँ, अभी देखते हैं मॉडल ऐड करने से वेरिएबल फिर क्या अफेक्ट होता है आर और आर स्क्वायर वगैरह में। तो लीनियर रिलेशनशिप में अगेन जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं पहले वन वेरिएबल पुट किया था, अब मैं फोर आईवीज जो मेरे थे सारे के सारे आईवीज में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जो यहाँ पर अगर देखें ये कंप्लीट मॉडल जो है वो मैं पुट कर रहा हूँ, आईवीज का डीवी के साथ रिलेशनशिप देखने जा रहा हूँ। तो मैंने फोर आईवीज भी साथ सेलेक्ट कर लिए। अब कुछ और एडिशन भी करने जा रहा हूँ, बल्कि एडिशन फिर मैं नेक्स्ट में बताता हूँ फिर क्या एडिशन क्या है। अभी सिर्फ मैं अगेन रन करता हूँ, देखिएगा प्रीवियस रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आती हैं। अब आर अब हमारा बन गया 0.574। इट मीन के इन फोर आईवीज का रिलेशनशिप विद कंबाइन रिलेशनशिप, ये कंबाइन आर है, इनका रिलेशनशिप विद स्टूडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ 54% है, 57% है। और आर स्केयर जो है वो 0.33 हो गए, आर स्केयर इंप्रूव हुआ है हमारा 0.1 से। वहाँ वन वेरिएबल था, हमारे पास अब फोर वेरिएबल्स हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा, लाजमी नहीं कि वेरिएबल इंक्रीज करते जाएंगे तो आर स्केयर इंक्रीज हो जाएगा। सम टाइम मॉडल में से आर तब हमारा इंक्रीज करता है कोई वेरिएबल हमें डिलीट करना पड़ता है, और वेरिएबल डिलीट करके रिमूव करना पड़ता है, रिमूव करेंगे तो आर हमारा इंप्रूव होता है। इट मीन कि वो वेरिएबल ज्यादा डिस्टर्बिंग आपका उस मॉडल में है, इस वजह से आपको उसको एक्सक्लूड कर दे तो बेहतर है। देन एडजस्टेड आर स्केयर इससे बिल्कुल नियरेस्ट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनोवा जो है अगर हम देखें तो अनोवा की वैल्यू 14.517 है और सिग्निफिकेंट है। ये मॉडल फिटनेस तो ओके, हमें दोनों टेबल शो कर रहे हैं। कोएफिशिएंट में देखते हैं कि रिलेशनशिप कौन सा सिग्निफिकेंट है कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। अब देखें हमने पहले जब वन आईवी पुट किया था आईटीएम तो वो सिग्निफिकेंट था, लेकिन वो सिंपल रिग्रेशन थी। अब मल्टीपल रिग्रेशन में जब बाकी फैक्टर्स भी ऐड हुए तो फिर ये जो लास्ट वेरिएबल है क्रिएटिव राइटिंग जो उनकी टेक्निक है, लास्ट वन क्रिएटिव राइटिंग टास्क जो वो करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा जब वो कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल है आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस में। इनोवेटिव टीचिंग मेथड, प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन, इन 123 जो रिस्पोंडेंट थे उनमें इनका इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमें ये वेरिएबल शो करता है कि ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट कोई वैल्यू से हम देख लेते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, और दूसरा टी वैल्यू से। टी वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 1.96 से ग्रेटर, तो 1.96 से ग्रेटर है यहाँ पर भी, 5.4 से ग्रेटर 1.96 से, ये बिलो है, ये बिलो है, ये बिलो है। तो जो बिलो होगी वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको हम देखेंगे आगे। सिग्निफिकेंट भी शो करता है कि इनसिग्निफिकेंट है। नॉर्मली होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये होता है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है तो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, और वो अपने थीसिस में जो रिजल्ट्स लिख रहे होते हैं टेबल यही पुट करते हैं और वहाँ पर वैल्यू चेंज करके सिग्निफिकेंट को 0.000 कर देते हैं कि सिग्निफिकेंट है। बैक पे जो उसकी वैल्यूज है उनको वो कंसिडर ही नहीं करते। तो वहाँ फिर पकड़े जाते हैं, जब मैं वैल्यूएट कर रहा होता हूँ डिफरेंट जगह पर, तो एवेल्युएशन में पता चल जाता है कि बच्चे ने टी वैल्यू चेंज ही नहीं की, और उसने जहाँ पर जो है वो मैनिपुलेट कर दिया कि मेरा रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। तो टी वैल्यू जो है वो आपकी चेंज जो है वो नजर आ जाती है कि टी वैल्यू 1.96 से बिलो है तो वो सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता। फिर टी वैल्यू भी कई दफा चेंज कर देते हैं कि चले उनको पता है 1.96 से ग्रेटर है तो ओके है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन टी वैल्यू की कैलकुलेशन भी हमारी यहाँ बीटा स्टैंडर्ड एरर से होती है। बीटा बाय स्टैंडर्ड एरर करेंगे तो टी वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी। तो वो भी जो है ये करते हैं कि यहाँ चेंजेस नहीं की और इधर चेंजेस कर दी तब भी पकड़े जाते हैं। तो आपने हमेशा जो है देखना है कि
जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उन्हीं को आप इंटरप्रेट करें, उन्हीं को लिखें। आपको सेपरेट जरूरत ही नहीं है न्यू कैलकुलेशन करने की या चेंजेस करने की, जो हैं वही लिखें। सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, आप मेंशन कर दें। अब इसमें देखें 3 वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट हो गया, 1 सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग जो है वो हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। वो समझते हैं स्टूडेंट्स की क्रिएटिव राइटिंग जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस में इंप्रूव करती है, अगर ये स्टूडेंट से डाटा लिया हुआ है। अगर टीचर से डाटा लिया है तो टीचर्स कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के लिए जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। बाकी जो है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस के लिए इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स नहीं है। तो आपने इंटरप्रेट जो करना होगा अपने रिजल्ट्स को, वो जो भी आपके पास आउटपुट आए उसी को आप इंटरप्रेट करें, बजाय इसको कि चेंज करते रहें। जो चेंज करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज फिर आपके आते हैं, एथिकली ठीक भी नहीं है। जी, यहाँ तक हमारी रिग्रेशन की वैल्यू हुई। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। अभी मैं एक और रिग्रेशन में चेंजेस कर लूँ, फिर शायद आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए जो मैं चाह रहा हूँ। अब मैं अगेन रिग्रेशन रन करने जा रहा हूँ। सेम मल्टीपल रिग्रेशन, जो कि मल्टीपल आईवीज है मेरे पास, लेकिन कुछ चेंजेस करके। चेंजेस मीन कि मैं कुछ फर्दर टेस्ट भी यूज करने जा रहा हूँ। स्टेटिस्टिक में मैं जाता हूँ, यहाँ पर कोलरिटी डायग्नोस्टिक जो है मैं चूज करता हूँ। डर्बन वाटसन देता हूँ। मैं आगे बताता हूँ कि क्या इनका रिलेशनशिप है, क्यों ले रहे होते हैं। देन मैं प्लाट में जाता हूँ और यहाँ हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लाट भी ले लेता हूँ, और सेव में। ओके, मैं दोबारा लगा देता हूँ। बाकी मेंबर काइंडली जरा अपनी स्क्रीन को, क्योंकि वो रिप्लेस हो जाती है कोई और अगर उसको शेयरिंग पे जाएगा तो। जी, मैं अगेन दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्टेटिस्टिक में किया, मैंने यहाँ पर कोलरिटी डायग्नोस को भी चेक किया और डर्बन वाटसन को भी चेक कर लिया। रीजन बताता हूँ आगे जाके क्यों चेक किया इनको। देन पायलट में प्लॉट्स में मैंने हिस्टोग्राम और नॉर्मेलिटी प्लॉट को भी चेक कर लिया। ये दो जो है मैंने चेंजेस की हैं अभी तक, और मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा। इससे जो है बहुत सारी न्यू चीज़ें भी आपके टेबल्स में आएंगी। अभी तक जो टेबल है इनको आप देख लें। इसमें मॉडल समरी में स्टैंडर्ड एरर तक आ रहा था, मनोवा में सिग्निफिकेंट तक की वैल्यूज हैं, और कोफिशिएंट के टेबल में टी और सिग्निफिकेंट की वैल्यू तक है। अभी जब मैं चेंजेस और आउटपुट में और फर्दर कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा कि फिर इससे क्या चेंजेस आती हैं। मैं बाकी मेंबर भी ऐड कर लूँ। ओके जी, अब जरा आउटपुट देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास मॉडल समरी में एडिशन हुई है डर्बन वाटसन की, बाकी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। डर्बन वाटसन ऐड हुआ है। डर्बन वाटसन जो है ये आपके वेरिएबल में हेट्रोस्केडेस्टिसिटी के इश्यूज को एड्रेस करता है और देखता है कि आपके डाटा में हेट्रोस्केडेस्टिसिटी कितनी एग्जिस्ट करती है, यानी डाटा में हेट्रोजेनिटी कितनी है, क्या सेम वेरिएबल सेम रिस्पॉन्सेज है या कि उनमें कोई ज्यादा जो है वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। डर्बन वाटसन की वैल्यू 0 से 4 हो सकती है, मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 4 होती है, बट जो इसकी बेस्ट वैल्यू कंसीडर की जाती है डेट इज 2। 2 अगर डर्बन वाटसन की वैल्यू होती है, दैट्स मीन कि आपके डाटा में कोई इश्यू नहीं है, डाटा जो है वो नॉर्मल है। और डर्बन वाटसन में इसकी जो रेंज, बेस्ट रेंज कंसीडर की जाती है वो होती है 1.25 से 2.75। अगर 1.25 से 2.75 तक वैल्यू है डर्बन वाटसन की तो डाटा में हेट्रोस्केडेस्टिसिटी का इशू नहीं है। डाटा जो है हमारा ना तो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड होना चाहिए और ना ही डाटा जो है वो बहुत ज्यादा आपस में मिक्स होना चाहिए। डिस्पर्स्ड होगा तब भी इशू है, अगर डाटा मिक्स होगा तब भी इशू है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक कोलेशन का।
अगर वो ग्राफ इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड है, नहीं वो नहीं है। अदरवाइज ना तो बहुत ज़्यादा जो है डाटा में डिस्टर्बेंस होनी चाहिए और ना ही डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं टू वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन जो है वो 99% जो है वो आ गया होगा। तो 99% जो है अगर आ गया दैट्स मीन के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप जो है उनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर जो है वैल्यू बहुत ही कम है, जीरो पे है उनके दरमियान रिलेशनशिप, दैट्स मीन के रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ना तो बहुत ज़्यादा डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है वो जीरो की तरफ होनी चाहिए, ना ही फोर की तरफ होनी चाहिए। 1.25 से 2.75 तक हुई तो ओके है। एक तो ये चेंजेस आई है इसमें जब हमने न्यू किया। बाकी जो है वो मॉडल समरी में सेम वेरिएबल आइटम्स हैं, अनोवा में भी सेम है। कोफिशिएंट के टेबल में देखेंगे सिग्निफिकेंट के बाद ये हमारे पास टू फर्दर कॉलम्स ऐड हुए हैं, एक टॉलरेंस का और दूसरा वीएफ का। और ये कोलिनिटी डायग्नोस्टिक के जो है वो टेबल है। कोलिनिटी डायग्नोस्टिक ये कहता है कि जो हमारे ये आईवी और डीवी सिलेक्ट किए हुए मैंने, ये जो टू फोर आईवीज हैं, क्या इन फोर आईवीज में कि ऐसा तो नहीं है कि ये दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनका एक जैसा सिमिलर जो है इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस पे हो, या उनके जो इम्पैक्ट है वो एक दूसरे के इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल का अगर दोनों एक जैसा ही इम्पैक्ट या नियरेस्ट इम्पैक्ट अगर स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे जा रहा होगा, तो इस मीन के जो ये दोनों वेरिएबल्स हैं ये दोनों सेपरेट नहीं है, बल्कि ये दोनों कंबाइन करके हम जस्ट वन वेरिएबल जो है वो कंसिडर करेंगे, या हम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप करके दूसरे वेरिएबल को जो है वो यूज करेंगे। क्योंकि दोनों वेरिएबल अगर एक जैसे हैं तो फिर उनके दरमियान तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, तो फिर हम एक वेरिएबल को ड्रॉप कर देते होते हैं। तो कोलिनिटी डायग्नोस जो है वो हमें बताता है कि क्या वेरिएबल्स जो हैं वो उनके दरमियान कोई बहुत ज्यादा आपस में एसोसिएशन तो नहीं है, कोलिनिटी उनके दरमियान एग्जिस्ट तो नहीं करती। अगर कर रही हो तो फिर हमें किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप करना होगा। अब इसको कैसे हम देखेंगे कि ये ड्रॉप होने वाला है या नहीं होना, तो इसमें हमारे पास टॉलरेंस की वैल्यू है और वीआईएफ की वैल्यू है। अगर टॉलरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 हो, यानी 20% से ज्यादा टॉलरेंस की वैल्यू हो, दैट मीन कि देयर इज नो कोलिनिटी इशू। हमारे डाटा में कोलिनिटी का इशू जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम कहेंगे कि डाटा जो है वो करेक्ट है, उसमें कोलिनिटी का जो है इशू नहीं है। अगर टॉलरेंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.20 हो, तो मेरे ये फोर वेरिएबल्स में ओके है। VIF की वैल्यू जो है दैट शुड बी लेस देन 3। अगर आपकी VIF की वैल्यू लेस देन 3 होगी तो देयर इज नो कोलिनिटी इशू, हम मल्टीकोलिनिटी का इशू जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे। अगर VIF की वैल्यू जो है 3 से ग्रेटर होती है, एक्सीड कर जाती है, तो इट मीन्स के आपके जो कोरिलेशन है, सॉरी जो कोलिनिटी का इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है, फिर आपको इस वेरिएबल को जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा। तो VIF की वैल्यू अगर 3 से लेस है तो कोलिनिटी का इशू नहीं है। टॉलरेंस की वैल्यू जो है 0.2 से ग्रेटर है तो टॉलरेंस तो तब भी कोलिनिटी इशू नहीं है। नॉर्मली होता यही है कि टॉलरेंस की वैल्यू 0.2 से बिलो हुई अगर, तो VIF की वैल्यू जो है वो 3 से एक्सीड कर जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सीड कर जाती है। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप टेस्ट हैं। तो अगर 1.2 से बिलो हुई तो दूसरी जो है वो 3 से एक्सीड कर जाएगी, तो वहां पर कोलिनिटी इशू होगा, हमें किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप करना होगा। नॉर्मली सेकेंडरी डाटा में जो है ये इशू आता है, प्राइमरी में बहुत कम ऐसा इशू होता है, लेकिन सेकेंडरी डाटा में जो है हमें कोलिनिटी का इशू आता है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स का एक जैसा रिलेशनशिप होता है। जैसे कि इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, तो ये दोनों एक जैसे मूवमेंट इनकी चल रही होती है, तो उसकी वजह से उनके दरमियान कोलिनिटी भी एग्जिस्ट कर जाती है, कोलिशन एग्जिस्ट करती है, तो उनके दरमियान कोलिनिटी भी आ रही होती है। समटाइम कोलिनिटी के लिए कुछ रिसर्चर जो हैं वो कोरिलेशन रन करते हैं और कहते हैं कोलिनिटी डायग्नोज कर लिया। कोरिलेशन में ठीक है, हम देख सकते हैं कि बहुत हाई कोरिलेशन हो तो शायद उनमें कोलिनिटी का इशू होगा, तो हम फिर कोलिनिटी को डायग्नोज से थ्रू कर लेंगे। अगर वहां पर भी इशू नहीं है, अगर आप देखें तो कोरिलेशन हमने रन किया था उसमें कोई बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पर कोलिनिटी भी हमारी ओके आई है।
फिर इसके बाद हमारी ये नॉर्मलिटी प्लॉट है जो कि शो करता है कि डाटा जो है वो हमारा नॉर्मल है या नहीं है। तो नॉर्मलिटी प्लॉट जो है हम यहाँ से देख सकते हैं, +-3 तक की इसकी वैल्यूज यूज हो रही हैं। 0 से +-2 के दरमियान ही डाटा ज़्यादा हमारा फॉल कर रखा है। और ये पीपी प्लॉट भी जो है साथ शो करता है कि डाटा जो है, ये जो सेंटर लाइन है, ये हमारी मेन रिग्रेशन लाइन है और हमारा डाटा जो है वो ज़्यादातर इस रिग्रेशन लाइन के नियरेस्ट पॉइंट पे है। तो इसलिए हमारे डाटा में नॉर्मलिटी का इशू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन रिग्रेशन में हमारे ये पॉइंट्स थे। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो अब आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। जी, जी। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है ना एपीए स्टाइल पे करें, तो एपीए स्टाइल में तीनों टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बनता है। वो आपकी इजीली गूगल से भी एपीए स्टाइल का रिग्रेशन का टेबल मिल जाएगा। तो फिर आप उस पे करें, नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी से उसको शो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आर्टिकल में ज्यादातर जो है वो शॉर्ट जा रहे होते हैं, उसमें 3 टेबल ही दे रहे होते हैं, उसमें एक ही टेबल में कंप्रिहेंसिव टेबल प्रिपेयर करके शो करते हैं। क्योंकि आर्टिकल में लेंथ हम नहीं जाते, जो उसमें हम क्वालिटी और कंसाइजनेस की तरफ जा रहे होते हैं। थीसिस में हमें थोड़ी सी लेंथ की भी जो है वो होती है टेंशन, तो उसमें हम लेंथ को भी साथ मूव कर रहे होते हैं। जी, जी। नहीं, आप रिजल्ट्स को चेंज नहीं करेंगे, आप उसको जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये इनसिग्निफिकेंट इनके दरमियान रिलेशनशिप है। नहीं, नहीं, जरूरत नहीं है उसमें तो। नहीं, 2 वेरिएबल्स भी पुट करें, आप 10 पुट करें, जो रिलेशनशिप है जैसा वो उसके साथ, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप होता ही 2 वेरिएबल्स का, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, तो इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें। जी, नहीं, कोई इशू नहीं है तब भी। ओके, वेलकम। ओके, जो आर स्क्वायर है ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। अगर आप इनकी, क्योंकि थोड़ा सा स्टेटिस्टिक भी साथ इन्वॉल्व होती है, तो वो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेके जा रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेटिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है। इनकी कैलकुलेशन जो है वो दोनों की डिफरेंट है, आर स्क्वायर की और एफ वैल्यू की भी। होते दोनों मॉडल फिटनेस के लिए ही है, लेकिन जो एफ वैल्यू है ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए बेंचमार्क यूज होता है। और अनोवा जो आपका आर स्क्वायर है वो ओवरऑल हम मॉडल फिटनेस के लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम्म, ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, गॉट इट, याद आ गया मुझे, आपने पॉइंट पूछा था, अभी मैं कर देता हूँ। अभी देखिएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। ओके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है डेटा की ट्रांसफॉर्म के साथ, और इसमें है स्प्लिट फाइल की ऑप्शन। ठीक है, डेटा में स्प्लिट फाइल, यहाँ पर मैं गया और मैं स्प्लिट करना चाह रहा हूँ अपने रिजल्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
किसी भी वेरिएबल पे आप कर सकते हैं, कोई लाजमी नहीं जेंडर ही हो। कंपेयर ग्रुप में गया और मैंने यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लिया कि मैं जेंडर बेस्ड जो रिजल्ट्स को जनरेट करना चाह रहा हूँ। अब मैंने सेपरेट कर दिया, ओके कर दिया, इसने सेव कर लिया कि अब जो भी रिजल्ट देगा वो जेंडर वाइज जो है वो देगा। तो आपने अगर नॉर्मल करना होगा तो दोबारा स्प्लिट को ऑफ करना होगा, वो मैं दिखा दूंगा दोबारा। अब मैं कोलेशन रन करना चाह रहा हूँ टू वेरिएबल्स की, या रिग्रेशन जो भी आप रन करें वो ऑटोमेटिकली जो है वो दे गई उनके जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, पहले सिर्फ जस्ट वन वेरिएबल जो है वो उसने बताया था 0.322 जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप है। अब देखते हैं कि अगर जेंडर वाइज करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, किसका ज्यादा जो है वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोरिलेशन के टेबल में जेंडर इंक्लूड हो गया, मेल और फीमेल। मेल का जो है कोरिलेशन 34.5% है और फीमेल का कोरिलेशन एसपी के साथ 0.044 है। यानी इनोवेटिव टीचिंग मेथड से मेल स्टूडेंट का जो है वो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, उनके दरमियान रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, लेकिन फीमेल का इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि सिग्निफिकेंट की वैल्यू 0.05 से बिलो होगी है, अबव होगी है, और पियर्सन रिलेशन जो है वो 0.044 है, यानी ओनली 4% है और कोई स्टार भी इसके साथ नहीं लगे हुए। तो इस तरीके से ये शो कर रहा है कि मेल एंड फीमेल दोनों के जो है वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो कोरिलेशन बेस्ड कैलकुलेट कर दी है इसने। अब इसकी एक रीजन ये भी है क्योंकि इसमें देखें तो मेल जो है वो 106 है और फीमेल 17 है। अगर आपने मेल और फीमेल पे कोरिलेशन कैलकुलेट करना है तो फिर आपके पास जितने मेल है उतने फीमेल भी हों, ताकि इक्वली उनके दरमियान जो है होगा, तो तब आप उनके दरमियान डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकती हैं। तो अदरवाइज आप इससे भी कैलकुलेट करें तब भी कोई इसका इशू नहीं है। अब इवन कोई और टेस्ट में रन करता हूँ, अभी मैंने फाइल को सेपरेट किया हुआ है, लीनियर रिग्रेशन में अगर करना चाहता हूँ तो इसमें भी मुझे बताएगा कि कौन से रिलेशनशिप जो है मेल कर फीमेल दोनों कैलकुलेट कर देगा। अब रिग्रेशन इसने कैलकुलेट की है, मेल का भी फीमेल के भी। मेल का मॉडल सिग्निफिकेंट है, फीमेल का इनसिग्निफिकेंट है। मेल का नोवा टेबल भी सिग्निफिकेंट है, फीमेल का नोवा इनसिग्निफिकेंट है। कोफिशिएंट्स में भी मेल का कोफिशिएंट जो सिग्निफिकेंट है, फीमेल का कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर जो है इसने सेपरेट रिजल्ट्स कैलकुलेट कर दिए हैं। तो आप स्प्लिट की ऑप्शन से जाएंगे, जो भी टेस्ट रन करेंगे, जिस तरह भी टेस्ट रन करेंगे, जिस वेरिएबल की बेस पे करेंगे वो हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर VAF और टॉलरेंस 1 1 आ रही है। इसकी रीजन ये है क्योंकि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो आपकी मल्टीकुलरिटी तो टेस्ट हो ही नहीं सकती, इसलिए वो 1 ही शो करेगा। तो यहाँ पर मैं डाटा में जाकर इसको स्प्लिट ऑफ करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि अब रिजल्ट्स नॉर्मली सारे एक जैसे हों तो मैं स्प्लिट ऑफ कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप किसी और बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, एजुकेशन बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे, एज बेस पे, तो वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ये सेकंड वाली ऑप्शन कंपेयर ग्रुप कीजिएगा। कंपेयर आउटपुट ग्रुप अगर करेंगे तो वो आउटपुट भी यहाँ पर अगर देखें तो मेल और फीमेल के दोनों के आउटपुट एक ही जगह दे दी है। अदरवाइज इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आउटपुट भी सेपरेट देगा, मेल की आउटपुट बिल्कुल सेपरेट कर देगा, फीमेल की आउटपुट टोटली सेपरेट कर देगा। तो यहाँ पर अब कैंसिल जब करना होगा तो आप इसको कीजिएगा एनालाइज ऑल केसेस, डू नॉट क्रिएट ग्रुप्स। तो आप वापस इसको करेंगे तो फिर नॉर्मली आपकी शीट जो है वो आउटपुट स्प्लिट ऑफ कर देगी। जी सर। हम परसेंटेज में भी पढ़ सकते हैं या पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं कि 1 यूनिट्स भी, क्योंकि नॉर्मली यूनिट्स में हम इसको टर्म यूज कर रहे होते हैं कि इतने यूनिट्स अगर इसमें इंक्रीज हुई तो इतनी इसमें इंक्रीज है।